फर्स्ट राइटर जो हम आज इस एज का डिस्कस करेंगे वो है अलेक्जेंडर पोप। और अलेक्जेंडर पोप जो है इसके बारे में एक दो इसकी लाइफ के बारे में फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। वैसे ही कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, लेकिन वैसे एक जिसको भी आप राइटर को पढ़ें उसकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी का या उसके लाइफ के बैकग्राउंड का हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ताकि हम उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। और उनके टाइम्स का भी आइडिया होना चाहिए जो कि आपको हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका बड़ा एडवांटेज होगा, यानी कि जब जिन सालों में आप पढ़ा रहे होंगे तब भी बड़ा इसका एडवांटेज होगा। तो यानी कि ये टाइम आप हो सकता है कि किसी को ऐसा लग रहा हो कि हम टाइम बहुत ज़्यादा जैसे वेस्ट कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी बेसिक्स जो है वो इस्टेब्लिश हो रही हैं लिटरेचर की। और ये आपको जब क्लासरूम में आप खड़े होंगे पढ़ाने के लिए उस वक्त आपको पता लगेगा कि लिटरेचर विल बी लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू इंशाल्लाह। तो नथिंग शुड बी लेफ्ट आउट। अलेक्जेंडर पोप एक डिफॉर्म किस्म का या एक आप कह सकते हैं कि फिजिकली अनफिट था। और फिजिकली अनफिट इन द सेंस कि ड्वार्फिश इस किस्म का था, यानी कि छोटा कद रह गया था और स्पाइनल कॉर्ड का इसका इशू था और जिसकी वजह से ही वाज अ बेंट फिगर। और ये जो सारा था, यानी कि जो आउटवर्डली एक अगलीनेस है, इसकी वजह से वो लंदन के अंदर बहुत ज़्यादा उसने कोशिश तो की उसने कि वो लोगों के साथ बैठे और जो बड़े हाई अप्स हैं उनके साथ उसके रिलेशनशिप्स हों। तो इट वाज समव्हाट इट वाज ओके, बट लेटर ऑन ही रियलाइज्ड कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग उसको यानी कि कबूल नहीं करते जैसे, ठीक है। और एक ज़ाहिरी बात है, एक ये अब वो सोसाइटी है जिस तरह की हमारी सोसाइटी इस टाइम पे है, ठीक है। ये तकरीबन वही एज है। मैं अक्सर जब भी कंपैरिजन और कंट्रास्ट कोई कहता है कि करो, तो मैं यही कहता हूँ कि भाई मुझे तो ये लगता है कि हम इंग्लैंड से तकरीबन 200-250 साल पीछे हैं। और वो इसी सेंस में पीछे हैं कि हम वो वाला काम अब आज करना शुरू किया है हमने जो किसी दौर में इंग्लैंड में हो रहा था। अच्छा, तो इसको बहरहाल वो वाली जो प्रेज और जो आओ भगत वो चाहता था वो तो सब कुछ उसको नहीं मिला। तो इस वजह से ये बंदा बड़ा रैंकरस हो गया, यानी कि उसके अंदर एक जेलसी और तासुब और इस तरह के सारे एलिमेंट्स आ गए और ही टर्न टुवर्ड्स सटायर। और उसकी एज का सबसे बड़ा जो एलिमेंट था वो था भी सटायर। तो वही सटायर जो है उसने इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी, यानी कि उसको अपनी पोइट्री के अंदर इन्वॉल्व कर दिया। इसकी बहुत ही लिमिटेड सी यानी कि इसके वर्क्स हैं जो आपको पता होगा। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इसका है वो कौन सा, रेप ऑफ द लॉक, ठीक है। जो रेप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए कि हम उसे जानते हैं, हम ऐसे एज अ पोएट अगर देखें तो हम उसको जानते हैं। लेकिन ये वो बंदा है जिसने पोएट्री भी की है, जिसने क्रिटिसिज्म भी की है और प्रोज भी लिखी है, यानी कि बड़ी अच्छी प्रोज लिखी है। और क्रिटिसिज्म इसकी जो है प्रोज के अंदर भी है और साथ ही साथ जो इसकी पोएट्री है उसके अंदर भी है, ठीक हो गया। और उसकी एज में, यानी कि अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो इसमें अगर कोई फिगर, कोई पोएट का अगर नाम आप कहें कि एक बंदे का नाम हो जिसमें सारी स्पिरिट्स हों उस एज की, तो ही वाज अलेक्जेंडर पोप। सारी उसके अंदर आपको जो है ना वो स्पिरिट नजर आ रही है, ठीक है जी। और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पोइट्री के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ रोमांस और इमेजिनेशन और ये सब कुछ है, उसके अंदर आप एक बड़ा सैटिरिकल एक एप्टीट्यूड अपनाएं, एटीट्यूड अपनाएं। और ये बड़ा एक नैरो और बड़ा डिफिकल्ट पाथ है, ये कोई आसान काम नहीं है कि पोइट्री के अंदर क्रिटिसिज्म करना या सटायर करना, ठीक है। ये बड़े मास्टर्स जो हैं सिर्फ वही काम कर सकते हैं, क्योंकि पोइट्री के अंदर आपके पास वो लिमिटेशंस, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं और वैसी ब्रेड्थ नहीं होती जिस तरह की ब्रेड्थ आपको नजर आती है नॉवल के अंदर या आपको नजर आती है प्रोज के अंदर, ठीक है। यानी कि नॉवल प्रोज को मैं उस सेंस में ले रहा हूँ कि जो लिटरेरी वर्क नहीं है, इमेजिनेटिव वर्क नहीं है, फिक्शनल वर्क नहीं है, लेकिन है तो प्रोज ही है बाहर। तो यानी कि नॉवल भी प्रोज ही है, प्रोज की एक फॉर्म है जो कि लेटर ऑन डेवलप हुई है इसी एज के अंदर। और अपने दौर का ये वाहिद राइटर है जिसके पास कोई पब्लिक ओहदा नहीं रहा, ठीक है। ही वॉज द ओनली वन विदाउट एनी पब्लिक ऑफिस एंड विदाउट एनी पेंशन फ्रॉम द ऑफिस और फ्रॉम सम रिच मैन, ठीक है। एंड इसकी अब इसने गेन कहाँ से की थी, इसने अपनी जो ट्रांसलेशंस की थी ना होमर की, ठीक है, इलियड की इसने ट्रांसलेशन की थी। तो वो जो
इलियड की ट्रांसलेशन इसकी इतनी बिकी कि उस इनकम से या उस दौर की इनकम से उसने एक विला खरीद लिया था जो कि ट्विकनहैम है, ये लंदन ऑफ लंदन, यानी कि लंदन के जो सबर्ब्स हैं उनके अंदर ये शामिल होता है ट्विकनहैम। तो जिसके ऊपर एक पोएम भी है जॉन डन की, ट्विकनहैम गार्डन्स। ठीक है, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस थी, यानी कि फिर भी विला एक लेना कोई आसान काम नहीं, यानी कि ही वाज फाइनेंशियली एस्टैब्लिश्ड एट दैट टाइम। और ये जो इसकी सॉरी मैं क्या फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट जो इसकी है, इसके वजह से वो अपने दोबारा सर्कल में आ जाता था, यानी कि व्हेन ही वाज नॉट वेलकम्ड इन लंदन सर्कल ही केम बैक टू हिज प्लेस। ठीक है, यानी कि वो ट्विकनहैम में वापस आ गया और उसने कहा कि भाई साउंड इशू, अ लॉट ऑफ साउंड इशू, मेरा ख्याल है मैं इसे रिकनेक्ट कर देता हूँ। एक मिनट जरा। अब हम इसके वर्क्स को देखते हैं। ठीक है, और इसके वर्क्स के अंदर जो सबसे पहला इसने जो काम किया था उसका नाम है, ये मैंने आपको भेजा तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसको आप ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म से कहना। ठीक है जी, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, और ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, लेट मी राइट दिस। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ठीक है जी। अच्छा, ये ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है, और अगरचे वैसे आपको लगता है कि ये ऐसे है, और ये लिखा जिस स्टाइल से हुआ है वो पोइट्री का स्टाइल है। ठीक है, सॉरी, ये आप लोगों को ये ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ठीक है मैं ज़रा टेक्स्ट दोबारा कर देता हूँ, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। अच्छा, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म के अंदर इस बंदे ने पोइट्री को यूज़ किया और बड़े अच्छे तरीके से पोइट्री को यूज़ किया, लेकिन उसका वो जो क्लोज्ड कपलेट था और जो हीरोइक कपलेट था उसका खास ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से इसे प्रोज वर्क कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर मैक्सिम्स हैं, ज़्यादा तौर पे इस वर्क के अंदर मैक्सिम्स हैं। मैक्सिम्स हम किन्हें कहते हैं, जो कि बड़े वाइज किस्म के वर्ड्स होते हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि हमने फ्रांसिस बेकन के अंदर देखा था कि वो बड़ी शानदार बातें करता है। इसी तरह ये जो बड़े आप फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के अंदर, जो फ्रेजेस कह रहा हूँ, प्रोवर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टू एर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। ठीक है, ये कहाँ से लिया है? ये ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में से लिया गया। ठीक है, असल में ये क्रिटिसिज्म कर रहा था जो पुराने जो राइटर्स की पोइट्री और जो मॉडर्न राइटर्स की पोइट्री थी, इन दोनों का कंपैरिजन में क्रिटिसिज्म एक तरह से कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो बड़े शानदार मैक्सिम्स उसने लिए थे। ठीक है, और अब बहुत से लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि कहाँ से हैं। तो ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म मैं वैसे रिकमेंड करता हूँ कि आपकी रीडिंग लिस्ट पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कोई रीडिंग लिस्ट आपने बनाई है, जो कि होनी चाहिए हर एक बंदे की, खासतौर पे जो टीचिंग के प्रोफेशन में आ रहा है, उसकी रीडिंग लिस्ट होनी चाहिए, तो उसके अंदर ये ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म लाजमी आप शामिल करें। ठीक है जी। उसके बाद इसने रेप ऑफ द लॉक लिखा है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। और रेप ऑफ द लॉक क्या है? इट इज़ अ सटायर ऑन द ills of the society of that time. ठीक है, on the elite class, on the ills of the elite class, और on the bad habits of the elite class of that time. ठीक है, ये रेप ऑफ द लॉक हम जब आगे कोर्सेज की तरफ आएंगे तो फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर से आपको पता है एग्जाम के अंदर आने के काफ़ी चांसेस हैं। और सबसे ज़्यादा जो फेम इसको मिला है वो इसकी इलियड की ट्रांसलेशन थी, इलियड्स ट्रांसलेशन, और ये इसने होमर की यानी कि ट्रांसलेशन की। ठीक है, और इसके बारे में एक क्रिटिक ने कहा था कि इसके अंदर ठीक है पोइट्री तो बड़ी अच्छी है, लेकिन कहीं पे हमें होमर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब इस तरह के जब इसको मिलते थे ना कमेंट्स इसकी वर्क ऑफ आर्ट पे, क्योंकि उस एज में हो ही रहा था, क्रिटिसिज्म लोग करते थे, जो भी आपने वर्क लिखा है उस पर क्रिटिसिज्म होती थी, कोई ये नहीं कहते थे बस ठीक है जी बहुत जो इसने लिख दिया ठीक है। तो इस वजह से इस बंदे के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा जेलसी आ जाती थी या उसके खिलाफ हो जाता था, और फिर ये उसको जवाब किस तरह देता था? लिख के जवाब देता था, मतलब कि कोई ऐसे लिख दिया या कोई छोटा सा पंफलेट सा लिख दिया, कोई छोटा सा वो लिख दिया ऐसे, जो कि बाद में किसी और चीज़ में शामिल कर दिया। ठीक है, इस तरह करके ये उसको जवाब दिया करता था। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका क्रिटिसिज्म का वर्क है
बहुत ही ज़बरदस्त काम है, यानी कि आप कह सकते हैं कि उस वक़्त की जो पोएट्री के अंदर सबसे ज़बरदस्त जो सटायर की गई है वो ये है, द डंसियार्ड। द डंसियार्ड का मतलब क्या है? द इलियड ऑफ द डंसेस, द इलियड ऑफ द डंसेस। डंसेस कहते हैं जो बिल्कुल जिसको हम कहते हैं ना बेवकूफ़ या बोंगा, ठीक है? तो डंस, जिसको कोई चीज़ समझ नहीं आती, उसको डंस कहा जाता है। तो डंसेस जो हैं, ये किनको कह रहा है? ये उन लोगों को कह रहा है कि जो इसके ऊपर सटायर करते थे ना, या इसकी वर्क को क्रिटिसाइज़ करते थे, ठीक है? तो ये उन सब को ये डंस ने बना दिया, ठीक है? कि ये सब तो हैं ही डंस, इनको लिटरेचर का पता ही कुछ नहीं है, और इसने फिर ये जो है ना द एलीट ऑफ द डंसेस के अंदर बड़ा ज़बरदस्त इसने सटायर की है, ठीक है? और इसको आप कैसे रिवेंजफुल सटायर है इसके अंदर, ठीक है? बड़ी रिवेंजफुल सटायर है। और आपको पता होगा कि इसने फ्रांसिस बेकन के बारे में क्या कहा था? द वाइजेस्ट एंड द मीनेस्ट, ठीक है? इस तरह भी इसने कह दिया था उसे। तो ये बहुत ही इस तरह का बंदा हो चुका था, बहुत ही सैटिरिस्ट, और बड़ा जिसे कहते हैं ना हम क्या कहते हैं, नेगेटिव माइंडेड, और बहुत ज़्यादा रैंकरस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ चुकी थी, और शायद वो उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से था। अच्छा, और उसके बाद इसका एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट है वो एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनॉट, ये एक इम्पोर्टेंट वर्क है, और साथ एसे ऑन मैन। पहले मैं एसे ऑन मैन आपको बता देता हूँ कि एसे ऑन मैन के अंदर इसने ये सब कुछ बताया कि किस तरह जो हमारी प्लेस है यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, और जो हमारी मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर इसने ये बात की थी, ठीक है। और इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये एक डायडैक्टिक वर्क है, यानी कि जिसमें आपको बताया जा रहा हो कि ये ना करें, इस तरह ना करें, इस तरह ना करें, ठीक है। और इसके अंदर जो बड़ा एक सबक आमोज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और एक और इसका वर्क है एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनॉट, ये एक और इसका वर्क है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट अब इसमें कौन से हो गए? नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एसे ऑन क्रिटिसिज्म, और उसके बाद रेप ऑफ द लॉट, और फिर उसके बाद एसे ऑन मैन, और फिर ये एपिस्टल द डंसियार्ड, वो मैं भूल गया, द डंसियार्ड, ठीक है। और इसका आपके इसके अंदर मैंने जो पढ़ने के लिए आपको कहा है वो कौन सी है? एसे ऑन क्रिटिसिज्म, लेकिन अभी नहीं पढ़नी, ये एग्जाम्स के बाद आप पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन आप इसको कहीं पे अब क्योंकि आप हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पढ़ रहे हैं और बहुत ही आपका वाइडर पर्सपेक्टिव होता जा रहा है, तो अब आप कहीं पे अपने पास एक लिस्ट बनाएं जिसके अंदर आपने अपना लिखा हो कि अपने कौन कौन से वर्क्स जो हैं वो आपने पढ़ने हैं वंस यू गेट फ्री। तो अगरचे आप उसका एक और अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो हैबिट बना लें कि आपने रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ना है, ठीक है। अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे यू विल बिकम स्टेल द डे यू लीव ऑफ लर्निंग एंड स्टडिंग, यू विल बिकम स्टेल, और आप कहेंगे बच्चे क्लास में जमाइयाँ लेते हैं और ऐसा होता है और वैसा होता है, ठीक है। ये सारी जो कंप्लेंट्स हैं इसी वजह से होती हैं कि आप न्यू जो स्टफ है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि टीचर्स इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए बेहतर यह है कि आपकी एक रीडिंग लिस्ट होनी चाहिए, हर वक्त कुछ ना कुछ आप उसमें से कोई निकाल के आप पढ़ सकते हैं, और बहुत से ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज अ टाइम वर्थ स्पेंडिंग विद बुक्स। अगला जो हम राइटर है वो है जोनाथन स्विफ्ट। अच्छा सॉरी, इसकी जो है ना मैंने एज वगैरह वो मैंने नहीं लिखी, अलेक्जेंडर पोप की, ये मैं ज़रा लिख देता हूँ। वैसे ये तो आपको किसी भी बुक से मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि अब आप नोट्स बना रहे होते हैं यहीं पे, तो मैं चाहता हूँ कि आप यहीं पे उसको लिखते रहें बजाय इसके कि आप दोबारा बार बार पीछे जाएं। अच्छा जी, अगला राइटर जो हमारा है वो है जोनाथन स्विफ्ट, और इसकी मैं आपको पहले ही दे देता हूँ। अच्छा, अब आप देखें, अच्छा ये कोई ना आप में से समझे कि ये रेस्टोरेशन के अंदर लिख रहा था, रेस्टोरेशन में नहीं लिख रहा ये, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप जो है वह तो तब सिर्फ थोड़ी सी यानी कि उसकी उम्र थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी जब ये एज ख़त्म हो गई थी, वो पिछली एज, और ट्रांजिशन यानी कि जो है। अच्छा, एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो ट्रांजिशनल पोएट्स होते हैं या राइटर्स होते हैं, ट्रांजिशनल से मुराद क्या है? यानी कि पिछली सदी से, यानी कि पैदा पिछली सदी में हुए होते हैं, उनका बचपन और जो लड़कपन है वो पिछली सदी में गुजरा है, और उनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो अगली सदी में आ गई है। ऐसे लोग जो होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं ना, जो ट्रांजिशनल वर्क्स जिनके होते हैं, ट्रांजिशनल पीपल भी अगर हों, तो उनकी जो अप्रोच होती है और जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है अपने
जनरेशन के लोगों से, ठीक है। वो पिछला जो चीज़ें कैरी कर रहे होते हैं वो साथ ज़रूर उनके आती हैं, और ये नहीं कि वो उन्होंने उस दौर में पढ़ा होता है सब कुछ, या उस दौर में बड़े अक्लमंद और सियाने होते हैं, ऐसी बात नहीं होती। वो असल में किस वजह से आता है कि उनके पेरेंट्स ने जो उनको बातें बताई होती हैं, और जो फर्स्ट 15 ईयर्स के अंदर जो बंदा पेरेंट्स के साथ ही होता है आमतौर पे, उन बातों को वो अपने अंदर इम्बाइब कर लेते हैं, उन हैबिट्स को, उन रूटीन्स को, ठीक है। और उसके बाद जब वो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आते हैं, यानी कि अगली जनरेशन में आते हैं, तो वो सारी पिछली ये चीज़ें भी कैरी कर रहे होते हैं और अगली चीज़ें भी कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जिस तरह जिन लोगों का बचपन 90s में था, मतलब पैदा 90s में नहीं हुए, उनका पैदा यानी कि 88 और 89, और उसके बाद फिर उनके बचपन सारा 90s में गुजरा है, और अब जो है ना वो अपनी यूथ गुजार रहे हैं या मिडिल एजेस की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब लोग टेक्नोलॉजी को भी जानते हैं, और जो पिछला नॉन टेक्निकल एरा था वो उसको भी जानते हैं, ठीक है। वो ब्लैक एंड वाइट पीटीवी को भी जानते हैं, और कलर्ड पीटीवी को भी जानते हैं, और फिर जो जिस तरह वो उसका रेवोल्यूशन होता गया, जिस तरह कोई टीवी जो है पहले 9 बजे बंद हो जाता था, सॉरी 10 बजे, और उसके बाद फिर वो 12 बजे किस तरह गया, और फिर ये सारा जो टाइम पीरियड है, और अब 24 आवर्स है, बल्कि 24/7 है। तो ये सारी ट्रांजिशन जो है, इसको समझने वाले जो हैं वो किसी और प्लेन पे सोच रहे होते हैं। अच्छा, बहरहाल, तो और अगर आप देखें तो हमारे जो बड़े लोग हैं, फर्ज करें कायदे आज़म है, वो पिछली जनरेशन से इस तरह ही ट्रांजिशनल फेज में आए हैं, और इलामा इकबाल जो है वो भी ऐसे ही हैं, ठीक है। जोनाथन स्विफ्ट की हम बात कर रहे थे, तो पिछली सदी से यानी कि इसका चल रहा था जो इसकी एजुकेशन वगैरह, एंड ही इज़ अ क्लर्जी मैन, ठीक है। ये क्लर्जी के साथ इसका ताल्लुक है, पॉलिटिशियन के साथ, पॉलिटिक्स के साथ भी ताल्लुक है, और ये बंदा बहुत यानी कि इसका था पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा गहरा इन्वॉल्व था ये, ठीक है। और इतना इन्वॉल्व था कि इसने पर्सनली बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया इसी वजह से कि पॉलिटिकल जो इसके अगेंस्ट लोग थे, वो फिर ज़ाहिरी बात है जब वो पावर में आते हैं या पावर से जाते हैं, तो फिर इस तरह के लोगों के साथ बड़ा बुरा सलूक होता है। तो इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था, और इसके अंदर जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी सटायर बहुत ही टर्स है, मतलब हेट्रेड जैसा एलिमेंट भी आपको इसके अंदर नजर आता है, ठीक है। वैसे तो विगर है इसमें, डायरेक्टनेस है, बड़ी डायरेक्टनेस है, जो कि आप गुलिबर्स ट्रैवल्स अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा किसी ने भी, तो उसे पता होगा बहुत डायरेक्टली लिखता है, कोई लगी लिपटी वाली बात नहीं करता ये, ठीक है। बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट लिखने वाले इसके राइटिंग स्टाइल है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइटफुल किस्म की इसकी सटायर है, ठीक है। हार्श स्टाइल कह रहे हैं, टर्स सटायर कह रहे हैं इसकी, ये मैं लिख देता हूँ, टर्स सटायर, ठीक है। टर्स सटायर है इसकी, और ये हमें नज़र किस में आती है, गुलिवर्स ट्रैवल्स, ठीक है, उसके अंदर बड़ी क्लियरली नज़र आती है। तो जो फर्स्ट इसका वर्क है, जो फर्स्ट नोटेबल वर्क है, वो है इसका द बैटल ऑफ बुक्स, द बैटल ऑफ बुक्स। अच्छा, ये अब इसने लिखी किस पे है? जब ये इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है, जब ये यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ और इसको कोई पोजीशन चाहिए थी, ज़ाहिर बात है उसने कोई कमाना वगैरह है, वैसे ये इतना कोई अमीर ख़ानदान से नहीं था, तो इसको किसी कोई डिस्टेंट रिलेटिव था इसका, सर टेम्पल उसका नाम है, और टेम्पल साहब ने, सर टेम्पल ने इसको एम्प्लॉय कर लिया, अपना सेक्रेटरी बना लिया, और वो बंदा बहुत ही फाइन डिप्लोमेट था और बड़ा अच्छा पॉलिटिशियन था, स्टेट्समैन था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने आप को बड़ा राइटर कंसिडर करता था कि आई एम अ ग्रेट राइटर, और स्विफ्ट को पता था कि ये कुछ भी नहीं है, यानी कि एज कम्पेयर टू हिमसेल्फ, उसको अपने जो एबिलिटी थी, कितना उसने पढ़ा था, उसका उसे पता था। तो स्विफ्ट ने और ये स्विफ्ट का सलूक क्या होता था, जहाँ पे सर्वेंट्स खाना खा रहे हैं वहीं पे ये खाना खा रहा है बैठा, और इसके अंदर वो एक जो जेलसी है, ये जेलसी तो नहीं, आप कहेंगे एंगर कह लें इसे, तो ये जेलस नहीं है, ये एंग्री है, इसकी सारी आगे लाइफ एंगर के साथ ही गुजरी है। तो और उसने बड़े गलत डिसीजन भी लिए हैं एंगर में अपनी, तो एंग्री ये इसको बनाता गया वो, और इस दौरान खैर ये पढ़ता रहा अपना, पर हुआ ये कि फिर जो है ना वो दो बंदों की आपस में दो ग्रुप्स थे जो हाई अप्स थे और एलीट क्लास से ताल्लुक था, और वो लिटरेरी डिस्कशंस करते थे, उनके अंदर एक डिबेट चल पड़ी क्लासिकल राइटर्स की और मॉडर्न राइटर्स की, ठीक है, यानी कि इनमें से कौन बेहतर है, ये डिबेट चल पड़ी, ठीक है। तो इसने फिर उसके ऊपर जो है ना वह सटायर की, और उसका नाम रख दिया बैटल ऑफ बुक्स, और इसने दोनों पार्टीज के ऊपर सही टका के सटायर की, ठीक है। और वो इसलिए की कि भाई आप ये किस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि वो क्लासिकल राइटर्स हैं और मॉडर्न, हर एक एज का अपना ट्रेंड है, लेकिन क्योंकि उस वक्त लोगों को लिटरेरी क्रिटिसिज्म का इतना नहीं पता था,
इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस में पता था, इटली में पता था, लेकिन इंग्लैंड में नहीं पता, तो इसलिए लोग जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव हो गए, इसने फिर उस पर सटायर लिख दी, ठीक है। और इसके बाद ये अपना जो वो था, जो एम्प्लॉयर था सर टेम्पल, उससे इसकी लड़ाई भी हो गई और ये फिर छोड़ के आ गया। उसके बाद जो इसकी जो बड़ी फिर ये एक चर्च का इसे ओहदा मिला, इसने वो कबूल कर लिया, और वहाँ पे ये कैथोलिक चर्च में था ये, और सॉरी चर्च ऑफ इंग्लैंड में था। और फिर इसने एक बुक लिखी जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल बुक थी, द टेल ऑफ टब, द टेल ऑफ अ टब। अच्छा, अब ये टेल ऑफ टब क्या थी? इसके अंदर कोई ये टब वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। असल में क्या था, इसने ये जो है ना एक अपने तरफ से एक स्टोरी बनाई कि जो वेल पकड़ने वाले लोग होते हैं ना, सेलर्स, वेल का शिकार जो करते हैं, उस दौरान बड़ा ये होता था। तो वेल का शिकार करने वाले करते क्या है, अपनी शिप को बचाने के लिए एक बड़ा सा टब उठाते हैं और वो समुद्र में फेंक देते हैं, ठीक है। तो वेल जब उस टब को समझती है कि ये कश्ती है और वो आके उसको हिट करने की कोशिश करती है, तो फिर ये उसको शिकार कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रैक्ट करते हैं उस टब के जरिए। इसने ये कहा कि ये जो कैल्विनिस्ट और कैथोलिक्स हैं और ल्यूथरन चर्च वाले, ये सारे यानी कि जो चर्च वाले हैं, ये सब करते क्या हैं, ये सब लोगों को रियल से हटा के इस तरह इन्होंने टब के पीछे लगाया हुआ है, ठीक है। जिस तरह हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं पंजाबी में, ट्रक की बत्ती पीछे लगा लेना, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट करना, मतलब इसका डिस्ट्रैक्ट करना होता है। तो वो उसी टब के साथ साथ जो है ना वो मूव करते रहती है वेल, और ये उसके शिकार। तो इसी तरह अवाम के साथ भी इन्होंने यही किया हुआ है कि चर्च वाले अपनी ऐसी कंट्रोवर्सीज ले आती हैं जिनका ताल्लुक चर्च से है ही नहीं, रिलीजन से नहीं है, और फिर दे एंड अप इन ब्रैंडरिंग पीपल अस्ट्रे, यानी कि लोग राहे जो हक है या जो रियल रास्ता है उससे भटक जाते हैं, ठीक है जी। ये इसने जो सटायर की, और इसके अंदर जो सटायर थी, इसके बाद इसको कोई चर्च की पोजीशन मिलना इसके लिए नाकाबिले कबूल हो गया, ठीक है, यानी कि इसको मिल भी नहीं सकती थी। कौन देगा भाई, तुमने इतना चर्च के खिलाफ अब लिख दिया, अब कौन देगा पोजीशन। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी जो बुक आई है गुलिवर्स ट्रेवल्स और द क्लासिक। गुलिवर्स ट्रेवल्स क्लासिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इसने 4 जो वॉयजेस हैं, उन चारों वॉयजेस में इसने एक एक चीज के ऊपर बड़ी पक्की सटायर किया, अपनी एज को एक्सपोज किया प्रॉपरली, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट जर्नी है उसके अंदर इसने ये बताया है कि जो छोटे लोग हैं, यानी कि कहने को कम ज़र्फ उसने बनाया उन्हें, छोटे कद के हैं, तो वो दिखाना ये चाह रहा है कि वो छोटे कद के कम ज़र्फ यानी कि लोग हैं, और कम ज़र्फ लोगों की क्या उसने दिखाया कि किस तरह वो इसके साथ सलूक करते हैं, ये उनके लिए जो कुछ भी कर रहा होता है वो इसका क्या सलूक करते हैं, लिलिपुटेंस जो है, ठीक है। ये हम आगे जब कोर्स को करेंगे तो फिर इसमें ये सारा डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो वॉयज है उसके अंदर इसने दिखाया कि किस तरह जब अपनी यानी कि जो लोग हैं उनकी जो वॉर टैक्टिक्स हैं, जिस तरह वो ब्लो अप कर देते हैं बड़े बड़े लोगों को, ये उस वक्त ये तोप वगैरह आ चुकी है, तो ब्लो अप करते हैं लोगों को और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बहुत ज्यादा लाइव्स को डिस्ट्रॉय करते हैं एज कम्पेयर टू सोल्ड फाइट, ठीक है। तो उसके अंदर इसने इंसानों की जो इनह्यूमननेस है वो दिखाई है, वायलेंस का जिक्र किया। थर्ड वाले के अंदर इसने जो साइंटिफिक प्रोग्रेस थी उस दौर की उसके ऊपर अटैक किया है, वो लेपुटा का जो फ्लाइंग आइलैंड है उसमें, और उसमें उसने दिखाया कि किस तरह वो इतने मैथमेटिकल और इतना वो तरीके से चल रहे होते हैं साइंटिफिक तरीके से कि वो जिंदगी भूल जाते हैं, यानी कि इंसानियत ही भूल जाते हैं। और लास्ट पार्ट जो है उसके अंदर उसने प्योरली जो सटायर किया वो किसके खिलाफ है, वो लोगों के ऊपर है। और एक तरफ उसने याहूज दिखाए हैं और एक तरफ होएनहम्स दिखाए हैं। होएनहम्स आर द हॉर्सेस एंड याहूज आर पीपल, और वेरी डीबेस्ट पीपल, बिल्कुल बहुत ही एक घटिया किस्म के यानी कि उसने ह्यूमन बींग्स दिखाए हैं। और ये दिखाया कि घोड़े इंसान के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा वर्क और ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छी सोसाइटी डेवलप की हुई है। फिर इसका आता है द जर्नल टू स्टेला, जो कि इसने अपनी बिलाविड के लिए लिखा था, और स्टेला उसका नाम नहीं है, ठीक है, उस लेडी का, लेकिन बहरहाल इसने जर्नल टू स्टेला जो है वो उसने लिख दिया। अच्छा, और जर्नल टू स्टेला जो था इसके अंदर इसने क्या किया है, इसके अंदर इसने अपने एक तरह से लेटर्स की फॉर्म में लिखा है, और कुछ जो है वो उससे खिताब कर रहा है, और कुछ जो है वो अपने जो कंटेम्प्रेरीज हैं उनके ऊपर सटायर कर रहा है, ठीक है। तो इस वक्त इसके जो है ना ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग, अच्छा, तो जो बड़ा इंटरेस्टिंग ये काम था इसका, अपनी बिलविड के लिए इसने लिखा, और उसका नाम क्या है, एस्थर जॉनसन, ठीक है। ये एस्थर जॉनसन, ये भी मैं लिख देता हूँ, जो इसकी थी एस्थर जॉनसन, और इसके लिए इसने
ये जो लिख रहा था उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे एलिमेंट भी आ गए। ये जॉनसन के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, आप इसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा। अच्छा तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है, इस वर्क के अंदर। द फर्स्ट वन जो इसकी एक्सीलेंट कमेंट्री है ऑन द करेक्टर्स ऑन पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ दैट टाइम, ठीक है, पॉलिटिकल इवेंट्स, द पावरफुल पीपल, द एलीट क्लास, इन सब के ऊपर उसने कमेंट किया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है जी। और यानी कि फर्स्ट इसकी अट्रैक्टिवनेस होने की जो चीज़ है, और दूसरा इसके अंदर जो इसकी पर्सनल डिस्क्रिप्शन आती है, यानी कि जहाँ पे ये पर्सनली लोगों से बात कर रहा है और पर्सनली यानी कि अपना बिलवड से अपनी बात कर रहा है और पर्सनल एबिलिटी और इसकी जो पर्सनल लाइफ है उसके वो चीज़ें दिखा रहा है जो कि हमें इसके दूसरे वर्क्स में नज़र नहीं आती, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ हुआ ये कि ही बिकेम मैड, और यानी कि रियल मैड। इसका जो है ना वो एक जी। तो मैं ये बात कर रहा था कि फाइनल ईयर्स जो थे इसके थे स्विफ्ट के, इसमें ही बिकेम मैड और रियल यानी कि डिजीज से हो गया, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ये पहले लुनेटिक सॉरी इडियोसी की तरफ चला गया, यानी कि इडियट बनता गया, कोई चीज़ समझ नहीं आती थी, फिर उसके बाद लुनेटिक हो गया, प्योरली लुनेटिक, यानी कि बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो गया। और उसके बाद फिर ये इसी हालत में जो है ना इसकी डेथ हुई। लेकिन ये अपना एक बड़ा अच्छा जो इसने काम किया, वो अपनी सारी जो जायदाद थी और जितने भी इसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो कुछ भी था, ये सब कुछ एक असाइलम के बनाने के लिए जो है ना वो इसने वक्फ कर दिया, और उसके बाद एक असाइलम फॉर लुनेटिक्स जो है वो बना दी गई। तो ये था जनाब इसकी लाइफ। अच्छा, और इसने एक और भी बड़ा काम किया था कि शुरू वाले जो इसके वर्क्स थे कि उसके अंदर यानी कि एक आधा वर्क था इसका ऐसा जिसके अंदर इसने आइजैक बिकरस्टॉफ का नाम जो है ना वो इस्तेमाल किया था, ठीक है। यानी कि अपना सुडो नेम आप इसे कह लें, या आप इसे वो कहते हैं पेन नेम जिसे हम कहते हैं। अच्छा, आइजैक बिकरस्टॉफ, ठीक है जी। अच्छा, और ये जो पेन नेम है इसका एक और नाम भी होता है, अभी वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। किसी के आप में से किसी के जहन में है पेन नेम जो होता है, जिसे हम उर्दू में वो कहते हैं अपना जो तखल्लुस किसी ने इख्तियार किया होता है, तो इसको इंग्लिश में इसका एक और वर्ड है पेन नेम के अलावा, अगर किसी के जहन में है तो ज़रा बता दे। अच्छा नहीं नहीं टाइटल नहीं, ये इसे कहते हैं नॉम, नहीं 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 नॉम करके कोई है, नॉम लिटरा पता नहीं ऐसे कुछ कहते हैं इसे। खैर ये मैं आपको किसी और वक्त जो ना बता दूंगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जो जर्नलिज्म है उस टाइम की, उसके ऊपर चलते हैं। जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील। जोसेफ एडिसन जो है, इसको अगर आप देखना चाहें कि ये कैसा है, तो ये स्विफ्ट की तरह का सटेरिस्ट नहीं है ये सटेरिस्ट लाइक रिचर्ड स्टील। इन दोनों को हम इकट्ठा इसलिए पढ़ेंगे कि ये दोनों एक तो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, और दूसरा इन्होंने जो सारे काम किए थे वो भी इनके इकट्ठे थे, ठीक है जी। एक मिनट। Tatler or Spectator was a co-work between Joseph Edison and Richard Steele. तो जोसेफ एडिसन जो है, इसके बारे में अगर इसकी है सटेरिस्ट है, लेकिन he is not a satirist like Swift or Alexander Pope. He is a soft kind of person who is very much human and who likes humanity, ठीक है। और इसकी अगर आप डेट ऑफ डेथ और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं पहले लिख देता हूँ, ताकि आप जरा इसके टाइम पीरियड का जरा अंदाजा लगा दें। अच्छा, तो इसका जो प्रीवियस सेंचुरी के अंदर भी इसका काफ़ी काम है, लेकिन जो टेट्लर और वो सारा कुछ है वो इसका इसी एज में मशहूर हुआ है, टेट्लर और स्पेक्टेटर, ठीक है। ये इसी 18th सेंचुरी के काम है। इसके बारे में बता रहा था कि ही डिस्पाइज्ड वाइसेस, द सोशल वाइसेस, उसके खिलाफ ये लिख रहा है, ठीक है। सोशल वॉइसेस, वॉइसेस नहीं है ये, वाइसेस है, यानी कि गुनाह जो हैं, ठीक है, जो माशरे के आम तौर पे एक प्रॉब्लम्स थी सोसाइटी की, उनके खिलाफ ये लिख रहा है, सटायर कर रहा है, लेकिन काइंड सॉर्ट ऑफ सटायर है, ठीक है। ये मैं वैसे ही काइंड सटायर लिख रहा हूँ, ये कोई टर्म नहीं है, काइंड सॉर्ट ऑफ सटायर है, ठीक है। और ही लव्ड ह्यूमैनिटी, ये आप समझ लें। और इससे जो बड़ा इम्पोर्टेंट इसका जो काम था वो क्या था कि इसने जो पिछली सेंचुरी के अंदर
रेस्टोरेशन ड्रामा अगर हम देख रहे थे तो वहाँ पे एक बड़ा काम शुरू हो गया था कि रिबाल्ड्री आ गई थी, यानी कि वल्गरनेस आ गई थी थिएटर के अंदर और बाकी लिटरेचर के अंदर भी। और जिस तरह हमने कहा था कि ड्राइडन जो है उसके वर्क्स जो है वो अनरीडेबल हैं एक सोशलेबल या एक नॉलेजेबल मैन के लिए या एक अच्छे रिफाइंड मैन के लिए अनरीडेबल है। तो इसने उस सब चीज़ों से लिटरेचर को रिक्लेम किया, यानी कि उन सब को रिजेक्ट किया और अपनी सारी जो सोसाइटी की बुनियाद थी उसको वाइसेस से निकाल के वर्च्यूज की तरफ लेके आया। ठीक है, और इसने वाइस के अंदर एक जो बात कही जा रही थी, जिस तरह प्योरिटन एज के अंदर जो वर्च्यूज थे बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग थे और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो वर्च्यूज जो हैं ये तो हमें तशद्दुद की तरफ लेके जाते हैं। तो उसने फिर ये दिखाया कि जो वाइसेस हैं असल में उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इसने एक्सपोज किया। ठीक है, दूसरा इसका काम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट वो क्या है कि इसने प्रोज के अंदर और मॉडर्न ऐसे जो है ना उसकी बुनियाद रखी है। ठीक है, मॉडर्न ऐसे जो हम लिख रहे हैं जिस तरह के हम आजकल लिखते हैं उसकी इसने बुनियाद रखी है और इसके बारे में कहा जाता है, जो इसके क्रिटिक्स भी हैं और बाकी जो टीचर्स वगैरह भी जो थे पुराने ज़माने के, वो कहते थे कि अगर आपने इंग्लिश राइटिंग सीखनी है यानी कि लिखना सीखना है कि कैसी होनी चाहिए और आपकी लैंग्वेज अच्छी कैसे करनी है, तो आप जोसेफ एडिसन जो है इसके वर्क्स पढ़ें। ठीक है, और टैटलर और स्पेक्टेटर जो है इनके वॉल्यूम्स मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि अगर अभी आप जाए ना प्रोजेक्ट गटनबर्ग एक वेबसाइट है उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको ये सारे मिल जाएंगे, टैटलर भी और स्पेक्टेटर भी, इनके जो एडिशन हैं 3-4 साल चले थे ये दोनों, 4-4 साल तकरीबन। तो आप इसको जो है ना वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इनको पढ़ना ज़रूर चाहिए, बड़े अच्छे इन्होंने जो है ना वो एसेज लिखे थे दोनों ने मिलके। और इसके बाद एक और जो इसने बड़ा जो काम किया था वो एक इसकी हिस्ट्री की तरह किसने चीज़ लिखी थी और वो थी द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स, अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स, अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स। ठीक है जी, ये इसकी जो थी बड़ी इंपॉर्टेंट वर्क था इसका, और ये प्रीवियस सेंचुरी के अंदर यानी कि 1690s के अंदर इसका ये काम आया है। ठीक है, उस दौर में ये काम आया था इसका। और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट जो एसेज हैं इसके, वो एसेज की एक कलेक्शन है यानी कि स्पेक्टेटर और टैटलर की, और उसके अंदर ये मौजूद है। ठीक है, ये मैं स्पेक्टेटर और टैटलर पे अगर थोड़ा सा आगे जाके आता हूँ, अभी ये मेरा ख्याल है ये क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो वी कम बैक फॉर अ मिनट, यानी कि अभी मैं 1 मिनट के बाद दोबारा इसे करूँगा जब ये ख़त्म होता है। अच्छा उसके बाद इसकी जो एक बड़ा एक अच्छा वर्क था, लेकिन उसके ज़ाहिर बात है जब वो इतने अच्छे काम वो कर रहा है तो फिर उसका ये वाला वर्क कहीं छुप गया, और वो क्या था, कैटो, एक इसने वर्क ऑफ लिटरेचर जो है वो ड्रामेटिक पावर इसके अंदर नज़र आती है। कैटो ये मैंने लिख लिया है, और ये इसको आप कहेंगे अगर आप ट्रेजेडी की तरफ तरह देखते हैं तो इट इज़ अ फेलियर, ये कोई बड़ा कोई हाई लेवल का वर्क नहीं था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो गुड राइटिंग और जो इसका एक बड़ा अच्छा एक कह सकते हैं आप इसके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, या इसका एक रिप्रेजेंटेटिव मार्क है लिटरेचर के अंदर कि इसकी प्रोज बड़ी फाइन प्रोज है, वो इसको इसके अंदर आपको नजर आती है। ठीक है, वैसे इसके ड्रामा के अंदर यानी कि जो कैटो इसने लिखा है ये बिल्कुल एक ऐसी फजूल चीज़ है। अच्छा उसके बाद ये जो रिचर्ड स्टील है ये इसके बिल्कुल साथ जो ना वो काम कर रहा था, और कहा यह जाता है कि अगरचे हम बड़ा क्रेडिट देते हैं, मेरा ख्याल है ये रिचर्ड स्टील की बात हम मिनट आफ्टर करते हैं, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ मैं ज़रा क्लास।